एवरीवन, अगर आप भी कर रहे हैं CUT UG फिजिकल एजुकेशन डोमेन की तैयारी, जो नया सिलेबस आया हुआ है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली करना है रजिस्टर और फिर लॉगिन कर लेना है ऐप में। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ दिखेगा। आपको सिंपली जाना है CUT UG PE वाले आइकन पर, जो यहाँ पर आपका बना हुआ है, दिख रहा है आपको ये। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ CUT UG PE के आइकन पर। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 कोर्सेज शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो कोर्स है मैंने परचेस किया हुआ है, एक्चुअली ये 650 रुपीज़ का है, ठीक है। तो मैंने परचेस किया हुआ है, तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है। आपको मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या अंदर कंटेंट है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप ये 349 वाला परचेस कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए तो ये 400 रुपीज़ का आपको सिर्फ नोट्स मिल सकता है। एक बार और दिखा देता हूँ ये टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या मिलेगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा व्हाट यू विल गेट इन दिस कोर्स, कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट, और आपका 20 प्रैक्टिस पेपर्स के PDF मिलेंगे पूरे सिलेबस के, और साथ साथ कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट के जो मैं बनाऊंगा उसके मिलेंगे आपको, और साथ साथ पिछले साल के पेपर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे टेस्ट सीरीज़ में। नोट्स में क्या क्या मिलेगा आपको, नोट्स में मिल जाएगा आपको वही कंप्लीट यूनिट वाइज डिटेल नोट्स मिलेंगे हर टॉपिक के, और MCQs मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, पिछले साल के 7 पेपर मिलेंगे जो आप एनालिसिस कर सकते हैं, और MCQs के आपको सारे PDF मिल जाएंगे। अब आते हैं जो मेन कोर्स है 650 रुपीज़ का, जिसमें सब कुछ मिलेगा। वो है, आपको इसमें बताता हूँ क्या क्या है और कैसे कैसे है। यहाँ पे जो भी लाइव क्लासेस शेड्यूल रहती है लाइव वाले में आती है। मैं जाता हूँ कंटेंट वाले पे राइट साइड में। तो यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ये 12th के बाद अगर कोई फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानना है तो आपको कॉलेज ये 2 PDF में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका नीचे यूनिट वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं। यूनिट 1 के लेक्चर्स इसमें हैं, जैसे मैंने ओपन किया यूनिट 1 के, तो यूनिट 1 के सारे लेक्चर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर यूनिट 2 के सारे लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपके सारे यूनिट्स के लेक्चर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। अब तक हमने यूनिट 7 तक कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 8 बचा हुआ है, तो उसके मिल जाएंगे। इसमें आपको फिर यहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे तो ये शॉर्ट नोट्स है पूरे कंप्लीट यूनिट का, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। और डिटेल में नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में PDF है, एक हिंदी में PDF है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया यूनिट 1 का, जैसे सपोज़, तो ये ओपन हो जाएगा आपका। रिफ्रेश होने के बाद देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। हर टॉपिक के बाद उसके MCQs भी हैं, इसी में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे ही हर यूनिट के आपके नोट्स भी यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। अभी तक इसमें 7 यूनिट्स के इसमें भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आते हैं टेस्ट सीरीज़ वाले इस फोल्डर में, तो इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे पिछले साल के आपको जो भी 7 पेपर्स हुए हैं, ताकि आप एनालाइज़ कर सकें कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो भी अब तक CUT UG फिजिकल एजुकेशन के PYQ हैं सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा हर यूनिट वाइज, और अभी कंप्लीट सिलेबस का हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हैं टेस्ट वाले में आइकन में, और यहाँ पे सिंपली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर यूनिट के यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपलोडेड मिल जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे ग्रुप्स है, ठीक है। आपको आपस में कुछ इंटरेक्शन करना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप्स, और एक ग्रुप बनेगा, एक WhatsApp ग्रुप, जिसमें मैं आपको अपडेट्स देते रहता हूँ। अगर आप कोर्स लेंगे तो वहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपको मिलेगा 24/7 गाइडेंस। तो ये सब थी हमारे कोर्स CUT UG फिजिकल एजुकेशन में 650 रुपीज़ में। तो ये तीनों में से अगर आपको जो भी परचेस करना है आप अपने हिसाब से चूज़ करके परचेस कर लीजिएगा। कोई भी क्वारी के लिए मेरे WhatsApp नंबर पे मुझे एनी टाइम आप टेक्स्ट कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। चलते हैं अब लेक्चर की तरफ। एक दिन नोट्स बनाने लगा, एक दिन में ये भी खत्म हो जाएगा आपका। फिर लास्ट यूनिट बचेगा, ये भी आपका एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था, सिलेबस भी आपका टाइम पे खत्म हो जाएगा। बस आपको जो पढ़ाया है उसको भूलिएगा मत, ताकि उसके लिए रिवाइज करते रहिएगा जो भी अभी तक पढ़ाया गया आपको। तो देखते हैं यूनिट 6 पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड करियर ऑप्शंस। अब यहाँ पे काफी बच्चे पूछ रहे थे सर यहाँ पे 10 पीरियड्स का मतलब क्या है। 10 पीरियड्स का मतलब मुझे भी नहीं पता यहाँ पे क्यों दिया गया है। सिलेबस में काफी सारी ऐसी चीजें थी जो गलत दी हुई है, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ कुछ एरर हो सकता है। तो यहाँ पे 10 पीरियड्स पता नहीं क्या है। अगर आप में से किसी को पता तो चैट बॉक्स में बता सकता है क्लास के बिटवीन में। तो यूनिट 6 का नाम क्या है, पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड करियर ऑप्शन। क्या क्या पॉलिसीज आई हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, और क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की तो स्पोर्ट्स के बारे में ही होगा। तो इसके अंदर पहला टॉपिक है आपका नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज इन इंडिया। फिर है आपका सेकंड टॉपिक है सब टॉपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये तो नाम चेंज हो चुका है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया हुआ है, अभी इसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। ये भी गलत लिखा हुआ है एक तरह से। फिर है आपका अर्जुना अवार्ड, फिर दिया द्रोणाचार्य अवार्ड। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में और आपका योगा में इन इंडिया। फिर हम पढ़ेंगे क्या क्या कोर्सेज कराई जाती हैं फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में और योगा के फील्ड में भारत में।
तो ये सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनते रहिएगा, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। काफी चीजें जानने वाले भी हैं, आपको जो पता रहना चाहिए। तो सिलेबस में आपका दिया था तो पहला टॉपिक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज इन इंडिया। तो उसके तरफ जाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा जो चीजें इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, जो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है फिर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा मुझे एक्सपीरियंस लगता है वैसा मैंने ऐड किया हुआ है। तो पहले हम पढ़ेंगे नेशनल स्पोर्ट्स स्कीम, मतलब क्या क्या कुछ में रिसेंट गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स स्कीम है जो फेमस है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको उन उन चीजों पे फोकस करना है जहां जहां मैंने बोल्ड किया हुआ है या फिर रेड में मार्क किया हुआ है। तो पहला है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स स्कीम में फिट इंडिया मूवमेंट। तो क्या लिखा गया, इट्स अ नेशन वाइड मूवमेंट इन इंडिया टू एनकरेज पीपल टू रिमेन हेल्दी। सभी लोगों ने देखा होगा फिट इंडिया मूवमेंट के थ्रू कोई साइकिलिंग का रैली निकाले हैं ऐसे। तो नेशन वाइड मूवमेंट ऐसा फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया ताकि लोगों को एनकरेज किया जाए कि आप फिट रहिए, फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करिए डे टू डे लाइफ में। तो इसको लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। कब? दिल्ली में लॉन्च किया गया था IGI स्टेडियम में ऑन 29 अगस्त 2019। कब लॉन्च किया गया था, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है तो बनता है, बाकी कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर आते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम पे। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2017-18 में। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ब्रांडेड एज खेलो इंडिया, मतलब भारत में इसको ब्रांड थोड़ा बढ़ाया जाए, स्पोर्ट्स का ब्रॉड बेसिन बढ़ाया जाए, तो खेलो इंडिया को लॉन्च किया गया था, ग्रास रूट लेवल पे बढ़ाया जाए। द पर्पस इज टू इम्प्रूव इंडिया स्पोर्ट्स कल्चर एट द ग्रास रूट लेवल थ्रू ऑर्गेनाइज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। मतलब ग्रास रूट लेवल पे क्या किया जाए, ऑर्गेनाइज कराया जाए, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, बच्चों को मौका मिले। खेलो इंडिया के पास ये था, स्ट्रक्चर्ड स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और भारत में जितने भी स्पोर्टिंग स्टेडियम्स है थोड़ा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। तो ये खेलो इंडिया का पर्पस था। कब लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट है, और क्या इसका पर्पस था। फिर इसके बाद आते हैं टॉप्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका फुल फॉर्म भी इसका इंपॉर्टेंट है। और ये कब लॉन्च हुआ था, 2014 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, MYES, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। टॉप्स इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम विच इज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंडिया टॉप एथलीट्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जितने भी टॉप एथलीट्स रहते हैं ना, मान लो 60-70 जितने भी एथलीट्स टॉप के रहते हैं, उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। उनको इसी पैसे से गवर्नमेंट फंडिंग करती है, ट्रेनिंग देती है एलाइट लेवल पे, ताकि इनको ऐसे फर्निश किया जाए, इसको ऐसे नर्चर किया जाए कि हमें ओलंपिक के मेडल दिला पाए। तो जो आपका पेरिस ओलंपिक में तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, रिसेंट में हुआ 2024 में। इससे पहले वाला जो हुआ था ना टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें टॉप स्कीम के थ्रू हुआ था। हालांकि पेरिस में भी हुआ था, पर पेरिस में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। और जो टोक्यो ओलंपिक्स था 2021 में हुआ था, 20 वाला, उसमें इसके थ्रू, स्कीम के थ्रू इंडिया का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और काफी ज्यादा मेडल टैली भारत ने लाए थे। तो ये था स्कीम्स के बारे में, जहां जहां बोल्ड में है वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाया करिए। ऐसा नहीं कि सर ने पूरा पैराग्राफ छाप दिया, तो पैराग्राफ आप मैंने इसलिए लाया है ताकि आपको समझ में आए। चीजें समझने में फोकस किया करिए, क्योंकि अभी मैं कहानी की तरह बताते जाता हूँ तो आप सुनते रहते हैं कान खोलकर, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इतने सिंपल सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ये चैप्टर्स ऐसे हैं, अच्छे नोट्स मिल जाएंगे तो फटाफट आप भी पढ़ लेंगे। फिर आते हैं, अब हम आते हैं नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछा क्या है, द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी NSP इज अ फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। ठीक है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, एनकरेज किया जाए पार्टिसिपेशन को, एंड एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन एथलीट्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेजेस। मतलब क्या क्या इसका फोकस किया गया, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, भारत में थोड़ा डेवलपमेंट किया जाए, लोगों का पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाए, इंडियन एथलीट्स का नेशनल और इंटरनेशनल स्टेजेस पर परफॉर्मेंस एनहांस हो। द पॉलिसी एम्स टू क्रिएट अ रोबस्ट स्पोर्ट्स कल्चर, भारत में एक स्पोर्ट्स का कल्चर बनाया जाए, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, और इंक्लूसिविटी स्पोर्ट्स में लाई जाए। इंक्लूसिविटी मतलब जो मान लीजिए कोई डिसेबल्ड बच्चा है, कोई नॉर्मल बच्चा है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर क्या बोला है, की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। क्या क्या की ऑब्जेक्टिव्स है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की, देखते हैं एक बार। ब्रॉडनिंग द स्पोर्ट्स बेस, मतलब जो स्पोर्ट्स का बेस है, जैसे हब होता है ना, उसको ब्रॉडनिंग किया जाए। कैसे? एनकरेज करें सबको पार्टिसिपेट करने के लिए, मास पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट लेवल, छोटे से लेवल पे ब्रॉडनिंग किया जाए स्पोर्ट्स बेस को। फिर क्या बोला इसमें, एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, मतलब भारत को एक स्पोर्ट्स में एक्सीलेंसी सेंटर बनाया जाए। आपने देखा होगा भारत की आबादी कितनी, 140 करोड़ है, पर मेडल आ रहा है भारत का कितना आ रहा है, मुश्किल से गोल्ड मेडल आ रहा है। तो भारत को एक एक्सीलेंस दिया जाए स्पोर्ट्स के थ्रू। आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग टैलेंट, मतलब आइडेंटिफाई किया जाए बच्चों को, जिनमें टैलेंट हो उनको नर्चर किया जाए, ताकि एक अच्छा सक्सेस अचीव कर पाए वो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में।
फिर क्या बोला है, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा बिल्डिंग्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको एनहांस किया जाए। कैसे? डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशंस, एथलीट्स को वो एक्सपोजर दिया जाए ताकि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिले, ताकि वो मोटिवेट हो और अच्छा परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। फिर बोला है इंसेंटिव एंड वेलफेयर फॉर एथलीट्स, थोड़ा थोड़े पैसे दिए जाए, इंसेंटिव दिया जाए ताकि एथलीट्स को मोटिवेशन मिले, और एथलीट्स के हित में ऐसे ऐसे पॉलिसीज लाई जाए जो एथलीट्स के फेवर में हो, जिनसे उनको ऐसा ना लगे कि मैं खेल नहीं पाऊंगा तो क्या होगा। तो प्रोवाइडिंग क्या कर बोला इसमें, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्पोर्ट्स पर्सन। फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स हो रही है, मतलब पैसा मिल रहा है। नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब उनको मान लीजिए खेलने के लिए हम इक्विपमेंट दे दे रहे हैं, किट दे दे रहे हैं, जिससे उनको इंसेंटिव की तरह मिले उनके, ताकि एथलीट्स को जो सब अफोर्ड कर पाए खेलना। तो ये सब मतलब ऑब्जेक्टिव था नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की, किस लिए आया था। फिर क्या बोला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, थोड़ा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को भी स्पोर्ट्स की तरफ इन्वॉल्व किया जाए। कैसे? एनकरेजिंग कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन थ्रू सीएसआर इनिशिएटिव्स, मतलब कुछ कुछ मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर्स को बोला जाए आप ये स्पॉन्सर करिए टीम्स को, जैसे आपने देखा आईपीएल चलता है इतना सारा, आईएसएल चलता है, पीकेएल चलता है, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर्स आती हैं, इन्वॉल्व करती हैं, थोड़ा पैसा देती हैं, एथलीट्स को खरीदती हैं ऑप्शन में। तो थोड़ा थोड़ा इनका भी इन्वॉल्वमेंट आया, जिससे एथलीट्स थोड़ा फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो पाए। फिर क्या बोला, प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस गेम्स। इंडिजीनियस मतलब जो भारत में स्वनिर्मित गेम्स है, मतलब भारत की खुद की गेम्स हैं, तो इन गेम्स को भी थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। सपोर्टिंग ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स लाइक कबड्डी, मलखम, खो खो को, जो भारत की खुद की गेम्स है, इनको थोड़ा सा प्रमोशन दिया जाए। फिर क्या बोला है, इंक्लूसिविटी इन स्पोर्ट्स। इंक्लूसिविटी मतलब एंश्योरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, डिफरेंटली एबल एथलीट्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। मतलब क्या बोला, इंक्लूसिविटी मतलब सबको बराबर मौका देना है। ठीक है, मैंने जैसा बताया था, स्पेशल चाइल्ड हो, नॉर्मल चाइल्ड हो, सबको अपॉर्चुनिटीज दे कि क्या कर पाए, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाए। जैसे यहाँ पे दिया एग्जांपल, एंश्योरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, वुमेन्स को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। अभी आपने देखा पेरिस ओलंपिक में क्या हुआ था, जितने मेल्स थे उतने फीमेल्स थे। डिफरेंटली एबल्ड जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं, एथलीट्स हैं, उनको मौका मिले, या फिर ऐसी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, बहुत ही बैकवर्ड है, उनको भी बराबर मौका मिले। तो ये सारे की ऑब्जेक्टिव थे नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज के। अब बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा इवोल्यूशन देखते हैं कैसे आया था आपका नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो क्या बोला है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी सबसे पहला कब आया था, 1984 में आया था। कोई बता सकता है 1994 में आया था, इसमें फर्दर एक मॉडिफिकेशन किया गया था, वो कौन से ईयर में किया गया था, ये आप बताइए। जो पहला 3 बार आया है, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, तीनों डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला कब आया है, 1984 में आया है। दूसरा कब आया है, 2001 में आया है। और तीसरा कब आया है आपका, 2020 में आया है। ठीक है, 2024 या 20 में आया है, अभी आगे देख लेंगे। क्या बोला है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में, फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसे 24 में आया। ठीक है, तो 1984 का जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आया था, फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मास पार्टिसिपेशन। जब 1984 में आया था नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, तब क्या पर्पस था इसको लाने का, कि देश में थोड़ा स्टेडियम्स को बनाया जाए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और लोगों को मास पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाए कि वो स्पोर्ट्स में एनहेंस करें। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा था मैं, 1984 में जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आया था, फर्दर एक मॉडिफिकेशन किया गया था, वो कौन से ईयर में किया गया था? शायद 1992 है या 4 है, ऐसा कुछ डेट्स है, मुझे याद नहीं आ रही, स्लैब से पूछा मैं। ठीक है, आप बताइए मुझे, 1994 में आया था पॉलिसी, उसमें फर्दर एक और मॉडिफिकेशन किया गया था, जहाँ इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने ऐड कर दिया है। तो पहले मैंने बताया इवोल्यूशन ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में पहला वाला आपका आया था 1984 में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, जिसमें फोकस किया गया देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए और लोगों का मास पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाए। फिर जो दूसरा नेशनल एजुकेशन नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आया था, ये क्या चीज पे फोकस किया गया, एम्फसाइज एक्सीलेंस, ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, मतलब प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व किया जाए। 2001 के बाद जो पॉलिसी आई थी, लोगों को अपने एथलीट्स को मतलब एक्सीलेंसी के लिए तैयार किया जाए, और थोड़ा जो बेसिक है स्पोर्ट्स का उसको बड़ा किया जाए भारत में। तो इसके अंदर 2001 जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आया था, इसके अंदर भारत में बहुत सारे स्कीम्स आए थे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पढ़ाने से पहले स्कीम्स के बारे में, तो वो सब इसके अंदर आए थे। ठीक है, जैसे आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम आया था 2018 में, 17-18 में, a major government initiative to promote grassroots sports and identify young talent। ठीक है, यंग टैलेंट्स को इसमें आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, 1992 उदित और नीरज। फिर क्या बोला, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इंपॉर्टेंट है आपका, इसका एब्रिविएशन आया हुआ है सीयूटी के आपके पिछले साल के पेपर्स में, टॉप्स। लॉन्च टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग टू
एलाइट एथलीट्स, मतलब जैसे मैंने बताया जिसमें लगता है कि भारत को ओलंपिक मेडल दिला सकता है, उस पे उन्होंने एथलीट्स को चुन के उन पे ये स्कीम के अंदर शामिल करके उनको ट्रेनिंग दिया जाए, असिस्टेंस दिया जाए, जो ट्रेनिंग में सब चीज दिया जाए टॉप्स के थ्रू। तो ये सब इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे 2001 जो आपका नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आया था उसके अंदर थ्रू। अभी ये तो आपका इसके डेट से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं, 1994 वाला। फिर इसमें फर्दर नोटिफिकेशन कब किया था, 1992 में किया गया था। फिर दूसरा पॉलिसी कब आया था, 2001 में आया था। जितना लिखा है उतना इंपॉर्टेंट है, और इससे डीप में नहीं पूछेगा इसे। इंपॉर्टेंट कहाँ से है, जो अभी रिसेंट में आया है, ठीक है, 2024 में जो आया है आपका, तो उसके बारे में हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये रिसेंट में आया है। तो क्या बोला है, द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी एनएसपी 2024 इज अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, भारत को कौन कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स करता है। इसी का क्या 19 कमेंट करे यार। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो रिसेंट में आया 2024 में आया है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क डेवलप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। होता है ना, जैसे मान लो फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा होता है, ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स को पॉलिसी को कैसे रेगुलेट करना है भारत में। जैसे मान लो कूलर है मेरा, कूलर के 4 फ्रेम है, तो उस फ्रेम के थ्रू कूलर चलता है। तो वैसे ही भारत में स्पोर्ट्स पॉलिसी चल रही है, तो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हमें ये चीजें अचीव करनी है। तो डेवलप कौन करता है, भारत को जो रेगुलेट करता है स्पोर्ट्स को, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब आप लोग बताइए कौन है हमारे करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो ये रेगुलेट करता है MYS, एमिंग टू हार्नेस द पावर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द नेशंस होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या बोला है, इसके थ्रू एम किया गया कि हार्नेस किया जाए, कि जो स्पोर्ट्स का पावर है उससे पूरे देश का, नेशन का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, मतलब हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो ड्यूरिंग द अमृत काल पीरियड, जो अभी चल रहा है अमृत काल पीरियड बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या बोला है, दिस पॉलिसी बिल्ड्स अपॉन प्रीवियस इनिशिएटिव्स। अब ये जो पॉलिसी लाई गई आपकी 2024 की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, तो ये प्रीवियस इनिशिएटिव्स के थोड़ा थोड़ा देखा गया, जैसे कि आपका नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो 2001 का था, उसमें खेलो इंडिया स्कीम आया था, टॉप्स आया था, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, विद अ विजन टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर हाउस, मतलब एक भारत को स्पोर्ट्स का हब बनाया जाए, ग्लोबल पावर हाउस बनाया जाए। तो अब तक तो जो मैंने आपको बताया वो कहानियां थी। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रहा है आप लोग को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं पता कौन है देश का? अभी तक किसी का जवाब नहीं आ रहा चैट बॉक्स में। मैंने पूछा आपका, हु इज द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। हाँ, अभी इतना शोर है सब क्या। फिर क्या बोला है, की पिलर्स ऑफ एनएसपी। क्या क्या की पिलर्स हैं, मतलब जैसे मान लीजिए छत है तो ये पिलर्स पे खड़ी जाती है, तो क्या क्या पिलर्स हैं नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024 की, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स में लाया हूँ, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। तो अब तक नहीं सुना कहानी के थ्रू, तो इसको सुन लीजिएगा, जो की पिलर्स ऑफ एनएसपी 2024 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या था इनका, नेशंस एक्सीलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। नेशन मतलब मेरे भारत का एक्सीलेंस होगा ग्लोबल स्टेज पे, मतलब वर्ल्ड स्टेज पे जब भारत के एथलीट जाएंगे तो एक्सीलेंस होके, मतलब वहां प्रमोट करे इंडिया को, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस डाउन हो भारत का। नेशनल में एक्सीलेंस में भारत को पहचान मिले अपनी एज अ स्पोर्ट्स हब। तो इसे इसके लिए अंदर क्या क्या किया गवर्नमेंट ने, एनहेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया गया, ड्राइव्स लगाया जाए कि आइडेंटिफाई किया जाए, छोटे छोटे गांव से जाकर टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उनको फर्दर नर्चर किया जाए, ताकि उस लेवल पे जाके परफॉर्म कर पाए। एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस टू अचीव ग्लोबल स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। तो भारत के एथलीट्स हैं और इनका ऐसा नहीं है कि ओलंपिक में सीधा इंटरनेशनल का एक्सपोजर मिलेगा, उनको पहले से भी दिया जाए, ताकि भारत एक ओवरऑल नेशन एक्सीलेंस अचीव कर पाए ऑन द ग्लोबल स्टेज। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स इसलिए हो थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा पैसा दिया है उसके थ्रू। लेवरेजिंग स्पोर्ट्स टू बूस्ट इंडस्ट्रीज, थोड़ा स्पोर्ट्स के थ्रू टूरिज्म बूस्ट हो भारत का, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े भारत में, थोड़ी स्पोर्ट्स की टेक्नोलॉजी आए, देयर बाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे भारत का थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो इन टर्म्स ऑफ मनी। अब क्या बोला है, स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, मतलब क्या, एक भारत की अच्छी इमेज बने अपने ग्लोबल कंट्री से। होता है ना कि हम स्पोर्ट्स में आते हैं तो एक इस कंट्री का है, एक पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का, अलग अलग कंट्रीज के एथलीट्स आते हैं, तो आपस में जो एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, तो एक सोशल डेवलपमेंट होता है। तो स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट तीसरा पिलर था। प्रोमोटिंग इंक्लूसिविटी, मतलब सबको क्या बोल रहा है, सबको इंक्लूड करना है, हेल्थ प्रमोट करना है, एंड एजुकेशन थ्रू स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के थ्रू लोगों को एजुकेट करना है, टू फोस्टर सोसाइटल
कोहेजन, कोहेजन मतलब होता है कैसे हम ग्रुप में मिलकर काम कर रहे हैं सोसाइटी में, एंड डेवलपमेंट हो, ठीक है, हमारा सोसाइटी का। थर्ड पॉइंट वाज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला, स्पोर्ट्स आर पीपल्स मूवमेंट, स्पोर्ट्स को लोग ये अपना मूवमेंट की तरह देखे, ठीक है, हम कम्युनिटीज को एनकरेज करेंगे कि फिजिकल एक्टिविटीज में आइए, पार्टिसिपेट करिए, स्पोर्ट्स को ऐसा कल्चर बना देंगे। ऐसा होता है ना कि जॉब स्पोर्ट्स कोई कल्चर नहीं है, ऐसा पैसा ना फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स को एक मूवमेंट की तरह दिया जाए। अ कल्चरल कॉर्नरस्टोन एंड एनकरेज मास पार्टिसिपेशन, लोगों को अवेयर करे ताकि वो मास लेवल पे पार्टिसिपेशन करे। फिफ्थ पॉइंट क्या बोला है, अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी, जो अभी आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, जिसमें फ्रेमवर्क काफी सारे चेंजेस आए आपका स्कूल एजुकेशन को लेकर, जो इसका पॉलिसी आया था एनईपी के अकॉर्डिंग हो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज। तो इसमें आया था ना फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी सब्जेक्ट किया जाए स्कूल्स में एनईपी के थ्रू। तो इंटीग्रेटिंग स्पोर्ट्स विद एजुकेशन टू नर्चर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल्स इन स्टूडेंट्स। लाइफ स्किल्स मतलब क्या बोला है, ऐसे स्किल्स सिखाया जाए बच्चे को जो उसके लाइफ में काम आए। तो स्पोर्ट्स को एजुकेशन के साथ जोड़ना है, जोड़कर क्या करना है, ऐसा डेवलपमेंट करना है बच्चों का कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चा लाइफ स्किल सीखे, जीवन में कैसे जीना है। प्रोमोटिंग बोथ एकेडमिक एंड एथलेटिक एक्सीलेंस, बच्चा बच्चा खेलने में भी एक्सीलेंस करे, पढ़ाई में भी एक्सीलेंस करे। So this was all about the 5 key pillars of NSP 2024. तो ये आपका पहला वाला टॉपिक क्लियर हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज इन इंडिया। सभी लोगों को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। काफी शांत है आज सभी लोग चैट बॉक्स में। सभी को क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ वो छूट गया यार, सही बताया, मैं छोड़ दिया, छूट ध्यान नहीं दिया, ये छूट गया। ठीक है, एक बच्चे ने बता दिया, मुझे भी दिमाग से निकल गया, इसको भी समझाना था, इसलिए मैंने ऐड किया हुआ है। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स में क्या बोला है, इन अक्टूबर 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, MYS का फुल फॉर्म होता है, रिलीज द ड्राफ्ट NSP 2024 फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। तो इन्होंने 2024 अक्टूबर में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को रिलीज किया गया था, मतलब ऐसे, मतलब ये लागू नहीं हुआ है अभी, ऐसा ड्राफ्ट है कि अगर पब्लिक को कुछ कंसल्ट देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इनवाइटिंग फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब जो मतलब अलग अलग गवर्निंग बॉडी से आपको अगर कुछ सजेशन देना है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में, तो आप दे सकते हैं। एंड जनरल पब्लिक को भी मौका दिया गया टू रिफाइन द पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क बनाया गया था स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024 का, उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस कराना है, कुछ सजेशन देना है गवर्नमेंट को, तो आप दे सकते हैं। Additionally, the draft National Sports Governance Bill 2024 was introduced to establish a comprehensive governance framework promoting ethical practices, मतलब इसमें लीगलिटी हो और इंश्योर करे कि वेलफेयर हो स्पोर्ट्स पर्संस का। These initiatives reflect the government's commitment to transforming India's sports landscape by fostering excellence, inclusivity and integrity in sports। मतलब इसमें कोई भेदभाव ना हो, जो भी स्पोर्ट्स पॉलिसीज आ रही हैं सबके लिए मौका मिले, ऐसा मतलब इस लेवल पे इस पॉलिसी को लाया गया था। ये आपके नॉलेज के लिए था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो आपका पहला टॉपिक क्लियर हो गया। बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको मैं ऐड कर दूंगा, फिर आपको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। अब बात करते हैं जो दूसरा टॉपिक है आपका, स्पोर्ट्स अवार्ड्स। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये तीनों से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो एक-एक के बारे में बात करेंगे, सारे होता क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स है ना, इसमें और कैटेगरीज हैं, 4-5 और हैं, 2-3 और हैं, पर इसमें आपके सिलेबस में 3 ही दिया गया था स्पोर्ट्स अवार्ड्स में, जो आपको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के अंदर मिलता है, बोलते हैं इसको। तो फिर बोला क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू द 6 स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब 6 अवार्ड मिलते हैं बेसिकली इसके अंदर। इट वाज अवार्डेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड
स्पोर्ट्स कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देता है। दे आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। इन द सेम सेरेमनी एट द राष्ट्रपति भवन यूजुअली ऑन 29th ऑफ अगस्त। मतलब यूजुअली 29 अगस्त को दिया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे। फटाफट बताइए चैट बॉक्स में, नेशनल स्पोर्ट्स डे किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट करते हैं भारत में? इतने सारे स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, बता सकते हैं। 29th ऑफ अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लेजेंडरी प्लेयर। तो आपका नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड था, इसमें 3 दिया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। दीज 3 आर ओनली गिवन इन योर न्यू सिलेबस। तो हम तीनों के बारे में काफी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इन्हीं के नाम पर रखा गया था नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स इन्हीं के नाम पे होता है, ध्यानचंद जी के नाम पे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1991 1992, ठीक है। कब हुआ था ये? आया कब था? इंपॉर्टेंट 1991 1992 में आया था, ठीक है। दोनों के बीच में आया था, तो दोनों ईयर्स लेके चलते हैं। फिर क्या बोला? हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया। मतलब एक एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को इससे बड़ा अवार्ड भारत में कोई सा नहीं है, सबसे बड़ा अवार्ड यही है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब यहाँ पे देखोगे सर, यहाँ पे सिलेबस में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, तो ये पुराना नाम था इस अवार्ड का, ठीक है। अभी नया नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट पे वही चीज आपका, फॉर्मली मतलब पहले जाना जाता था कॉल्ड एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। कब से कब तक? जब से चालू हुआ था 1991 1992 से लेकर 2021 तक। मतलब 2021 के बाद से इसका नाम बदल दिया गया, कर दिया गया फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जो तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, आज तक मेजर ध्यानचंद जी को नहीं मिल पाया है। इतना इन्होंने अचीवमेंट दिए, इतना मेडल लाया ओलंपिक में हॉकी का, तो अवार्ड का नाम ही को इनके नाम पे कर दिया गया। तो इट इज गिवन टू स्पोर्ट्स पर्सन फॉर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 साल में अगर स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ही लाइट लेवल पे भारत में अच्छे लेवल परफॉर्म करेगा तो उसको दिया जाता है। अवार्ड में क्या क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, एक मेडल होता है, अ मेडेलियन, यहाँ पे देख सकते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है एंड अ कैश प्राइज ऑफ ₹25 लाख, ठीक है। और एक कैश प्राइज दिया जाता है 25 लाख का। जो इसके सबसे पहले विनर थे कौन थे? विश्वनाथन आनंद, जो कि एक चेस प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है आपका। और जो रिसेंट विनर्स हैं 2024 में दिया गया था रिसेंट में, गुकेश, चेस प्लेयर आपने सुना होगा न्यूज में काफी सारा। हरमनप्रीत सिंह इंडिया के सरपंच साहब बोलते हैं, हॉकी प्लेयर कैप्टन। प्रवीण कुमार जो कि एक पैरा एथलेटिक्स हैं। और मनु भाकर शूटिंग में 2 मेडल दिलाई थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से एथलीट को दिया गया है और कौन से गेम में दिया गया है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको छोड़िएगा मत, अभी तो कम नाम है तो ये तो याद हो जाएगा। अर्जुना अवार्ड में आएंगे तो इसमें बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, पर सारे आपको याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अर्जुना अवार्ड। तो अर्जुना मतलब श्री को दिया जाता है, ठीक है। तो अर्जुना अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1961। 1961 में आपका अर्जुना अवार्ड की शुरुआत की गई थी। सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद आपका दूसरे नंबर पे जो अवार्ड आता है वो कौन सा आता है? अर्जुना अवार्ड। इट इज गिवन टू स्पोर्ट्स पर्सन। किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को दिया जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन को, फॉर कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 साल के उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस पे। द अवार्ड कॉम्प्राइजेस अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुना। अर्जुना सभी को पता है क्या इन्होंने इंपॉर्टेंस प्ले किया था, शीशे से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है अर्जुना का, एंड सेरिमोनियल ड्रेस एंड अ कैश प्राइज ऑफ ₹15 लाख, ठीक है, 15 लाख दिया जाता है। अब जो इसके मोस्ट रिसेंट विनर हैं, गेम वाइज आपको सारे नाम याद करने हैं, कौन से खिलाड़ी को कौन से गेम में दिया गया है। 32 एथलीट्स को दिया गया है, ठीक है। अभी बताऊंगा एक एक नाम। तो रेगुलर कैटेगरी अवार्ड, इसमें 2 टाइप के अवार्ड होते हैं बेसिकली, एक होता है रेगुलर कैटेगरी अवार्ड, एक होता है लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड। तो जो रेगुलर कैटेगरी अवार्ड होता है पिछले 4 साल के बेसिस से परफॉर्मेंस पे दिया जाता है, और जो लाइफ टाइम होता है वो पूरा लाइफ टाइम के उसके अचीवमेंट पे दिया जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स। आपने स्पोर्ट्स में क्या कंट्रीब्यूशन किया है। तो बात करते हैं अर्जुना अवार्ड्स विनर्स के बारे में 2024 के बारे में। देखिए नाम ज्यादा हैं पर आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसको नाम याद करने का तरीका यही है, दीवार में लिख लीजिएगा, पेपर में लिख के चिपका लीजिएगा, जहां भी आप स्टडी टेबल पढ़ते हैं जहां भी, और उसको एक एक गो थ्रू करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से कि हॉकी में किसको दिया गया था, सलीमा टेटे को, अभिषेक को, संजय को, जर्मनप्रीत को, सुखजीत को। मान लीजिए कोई गेम में पूछ दिया जिसमें एक दिया गया है, आपका दिया गया है चेस में, तो यहाँ पे एक दिख रहा है पंतिका अग्रवाल को, तो ऐसे आपको पूछ देगा विच अमंग द फॉलोइंग एथलीट वर गिवन अर्जुना अवार्ड 2024 इन गेम
पैरा आर्चरी, तो वहाँ पे 4 नाम दे देगा। तो आपको सारे एथलीट्स के नाम इसको याद करने पड़ेंगे। जो यहाँ पे दिख रहा है आपका अजीत सिंह, ये आपके एलएनआईपी के ही हैं। जब हम कॉलेज में आए थे तो हया हम साथ पढ़ते थे, हमारे सीनियर थे, अभी भी हैं ये, ठीक है। तो इनको पैरा एथलेटिक्स में मिला था, अभी रिसेंट में अर्जुन अवार्ड। तो ये तो बेसी नाम है, नाम तो और हैं। टोटल कितने विद्या से 32 है, ठीक है। अमन सिरावत रेसलिंग, सज्जन प्रकाश स्विमिंग, अभय सिंह स्क्वाश, तो ये सारे एथलीट्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये सब थे जो रेगुलर कैटेगरी में दिए गए हैं। टोटल कितने गए हैं? टोटल 32 एथलीट्स वर अवार्डेड अर्जुना अवार्ड इन 2024, जिसमें 17 कौन है? पैरा एथलीट्स हैं, ठीक है। और जो लाइफ टाइम के लिए दिया गया 2024 में 2 लोगों को दिया गया, वो दिया गया सुचा सिंह एथलेटिक्स में और मुरलीकांत पेटकर पैरा स्विमिंग में, ठीक है। तो ये 2 नाम्स को दिए गए लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड। कौन से गेम्स हैं? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। नाम थोड़े आपके लिए नए होंगे तो याद करने पड़ेंगे आपको, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड में थोड़े ज़्यादा नाम है तो याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं जो कोचेस को दिया जाता है बेसिकली अवार्ड, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1995, कब चालू हुआ था? 1985 में। इट इज गिवन टू कोचेस, किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को नहीं, कोचेस को दिया जाता है। फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर्स एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल इवेंट्स, ताकि ये ऐसे एथलीट्स तैयार करें जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स ला रहे हैं। द अवार्ड कंप्राइजेस अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य जी का ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक सेरेमोनियल ड्रेस मिलता है एंड अ कैश प्राइज ऑफ ₹15 लाख। जो पहले विनर थे इसके 3 लोग थे, ठीक है, 1995 में। बालचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज और ओएम नंबियार। तो 3 लोगों को दिया गया था 1995 में। अब बात करते हैं रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड को दिया गया, रिसेंट में भी 3 लोगों को दिया गया। सुभाष राणा पैरा शूटिंग में, दीपाली देश पांडे को शूटिंग में दिया गया, संदीप सांगवान को हॉकी में दिया गया। और लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया एस मुरलीधरन को बैडमिंटन में और अरमांडो कोलैको को फुटबॉल में दिया गया। तो सारे नाम आपके लिए नए होंगे, याद करने पड़ेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है जैसा मैंने बताया आपको। तो ये हमारा कितना टॉपिक हो गया? नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज इन इंडिया हो गया और आपका स्पोर्ट्स अवार्ड्स काफी अच्छे से पढ़ लिया। इससे बाहर से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। जो मैंने नोट्स में सारी चीजें टाइम लेके बनाता हूँ पर अच्छा बनाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा इन इंडिया पे। तो इससे पहले आपको कुछ पूछना है चैट बॉक्स में तो पूछ लीजिए, आलतू फालतू की बातें अवॉइड करके, नहीं तो मैं चैट बॉक्स को डिसेबल कर दूंगा। बाकी बच्चे क्लास में डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ठीक है। कुछ पूछना है आपको, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करूंगा। ओके शैल वी प्रोसीड, नो डाउट्स। देखिए सीयूटी आपका होगा मई में हो जाएगा सीयूटी एग्जाम, तो आपका फिजिकल टेस्ट एलएनआईपी का होगा अप्रॉक्स मई जून में, ठीक है। 20 से 25 दिन का टाइम मिलेगा, प्रिपेयर रहिए। ग्वालियर में गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, झेल नहीं पाते इतना गर्मी रहता है। चलिए मूव ऑन करते हैं, आगे पढ़ना चालू करते हैं। तो अब मूव ऑन करेंगे, जो हमारे लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं इसको पढ़ते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और योगा के फील्ड में भारत में। तो देखते हैं इस टॉपिक को, करियर अपॉर्चुनिटीज वाली। तो सबसे पहले हम बात करें करियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे एक बॉक्स में बना हुआ है, ठीक है, और ये अलग से बना गया है। तो क्या क्या है? पहला है टीचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब बीइंग अ टीचर आप बन सकते हैं। दूसरा है आपका कोचिंग करियर, ठीक है, ये सब हो गए। और ये आपका जो नए इमर्जिंग करियर्स हैं उसमें आएगा आपका हेल्थ रिलेटेड करियर। आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं हेल्थ रिलेटेड। एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप कैसे रेगुलेट कर रहे हैं जो भी स्पोर्ट्स पॉलिसीज आ रही है, स्पोर्ट्स ऑफिसर। फिर आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, इसमें आ जाएगा हमारा एथलीट आ जाएगा, खुद एक ऑफिसर्स आ जाएंगे, और आ जाएगा करियर इन कम्युनिकेशन मीडिया, मतलब ब्रॉडकास्टर्स जो भी होते हैं। तो दिया क्या है? मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करियर ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बेसिकली 2 टाइप ऑफ करियर ऑप्शंस है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। द फर्स्ट टाइप ऑफ करियर ऑप्शन इज रिलेटेड टू द टीचिंग एंड कोचिंग एस्पेक्ट। पहला होता है आपको तो या तो टीचर बनोगे या तो कोच बनोगे फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में।
तो दीज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब पहले से बोलते हुए आ रहे हैं, पहले हुआ करता था, ट्रेडिशनल करियर है। द सेकंड टाइप ऑफ करियर ऑप्शंस इज रिलेटेड टू इमर्जिंग करियर्स, मतलब आजकल क्या इमर्ज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे आपका मैंने बताया हेल्थ रिलेटेड करियर, लोग जागरूक हो रहे हैं हेल्थ के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, मीडिया रिलेटेड करियर एक्सेट्रा। सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा इस टॉपिक से पता है, पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ इमर्जिंग रिलेटेड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 1 परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, ऑप्शन नंबर 2 करियर इन कम्युनिकेशन मीडिया, ऑप्शन नंबर 3 हेल्थ रिलेटेड करियर, ऑप्शन नंबर 4 कोचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें सिंपल से कर लेंगे, कहानी की तरह समझाऊंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि सब आपको नोट्स में छापते रहना है बैठ के, जो काम वाली चीजें रहेंगी सिर्फ उसको लिखा करिए, शॉर्ट में नोट्स इसलिए बोलता हूँ खुद बनाया करिए, ठीक है। तो बात करते हैं के बारे में। फिर हम बात करते हैं पहले प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब हम कैसे अपना करियर को स्पोर्ट्स पर्सन के फॉर्म में, पहले हम होता था ना कि मतलब ऐसा देखते थे कि जो स्पोर्ट्स में जा रहा है वो गरीब बच्चा है। अब क्या लोग ऐसा पैशन पूरा स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एज ऑपोज टू एमेच्योर स्पोर्ट्स, एमेच्योर मतलब जो शौक के लिए खेलता है, आर स्पोर्ट्स इन विच एथलीट्स रिसीव पेमेंट्स फॉर देयर परफॉर्मेंस। मेडल हैज ब्रॉट मीडिया है या मीडिया होगा, ठीक है। मीडिया हैज ब्रॉट लार्ज ऑडियंस टुगेदर, आजकल देखा है आपने इतने सारे लीग्स चल रहे हैं, तो मीडिया ने बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स, बहुत बड़ी कंपनीज को लाई। तो क्या हो रहा है, अब हम स्पोर्ट्स को पैसा मिल रहा है स्पोर्ट्स में, तो एज अ प्रोफेशन भी फॉलो कर सकते हैं रादर देन एमेच्योर, मैं शौक के लिए खेल रहा हूँ। सो दैट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस और टीम्स कमांड लार्ज इनकम्स, टीम्स के पास प्रॉफिट आए जिससे खिलाड़ी को एक फायदा मिले लास्ट में। तो एज अ रिजल्ट मोर स्पोर्ट्स पीपल्स कैन अफोर्ड टू मेक एथलेटिज्म देयर प्राइमरी करियर, मतलब हम अपने गेम को एज अ प्राइमरी करियर चूज ऑन कर सकते हैं लाइफ में, डिवोटिंग द नेसेसरी ट्रेनिंग टाइम टू इंक्रीज स्किल्स, अपना पूरा टाइम ट्रेनिंग में दे सकते हैं जिससे मेरे स्किल्स इंप्रूव हो, फिजिकल कंडीशन कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस टू मॉडर्न लेवल ऑफ अचीवमेंट्स, ठीक है। इन सब टॉपिक्स के बारे में इतना डिस्कस नहीं करूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, जहां जहां इंपॉर्टेंट हो वहां मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि बोर हो जाएगा मतलब नहीं रहेगा। तो आप कैसे कैसे अपना करियर को परस्यू कर सकते हैं, सबसे पहले एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। फिर आपका स्पोर्ट्स मैनेजर्स, तो आपने देखा इतने सारे टीम्स होती हैं, सबके स्पोर्ट्स मैनेजर होते हैं। तो एज अ स्पोर्ट्स मैनेजर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर वर्किंग नॉलेज ऑफ फील्ड, लाइक आपको अपने गेम्स के रूल्स पता रहने चाहिए, लॉस पता रहना चाहिए, अकाउंटिंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि टीम्स को आपको ले जाना है, टैक्सेशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशन, क्योंकि मैनेजर ही होता है टीम का बंदोबस्त करेगा कि कब टीम ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए जाएगी, टीम कब मैच खेलने जाएगी, सारा चीज को शेड्यूल करना पड़ता है। तो और क्या क्या मैनेज इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है मैनेजर की, अकाउंटिंग फॉर टीम ट्रेवल प्लान, मेरी टीम कब कहाँ किसके साथ मैच खेलेगी, टीम कोऑर्डिनेशन करना है पूरा, शेड्यूलिंग पब्लिक इवेंट्स वेयर मेंबर्स ऑफ योर टीम विल बी प्रेजेंट एंड डॉक्यूमेंटेड, आपकी टीम का मान लीजिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, मीडिया से प्लेयर से बात करके कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, पार्टनरिंग विद प्रमोशनल ब्रांड्स को स्पॉन्सरशिप आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टिंग टीम पर्सनल एंड एथलीट्स ऑन मेथड्स ऑफ करेक्ट मीडिया इंटरेक्शन, एथलीट्स को बताएंगे कि आपको कैसे इंटरेक्ट करना है मीडिया से, और जो भी टिकट सेल्स हो रहा है उसको मॉनिटर करना है। तो ये सब आपके स्पोर्ट्स मैनेजर्स के काम थे। फिर बोला आपका टीचर और लेक्चरर, लेक्चरर मतलब आपका प्रोफेसर टाइप, ठीक है, और टीचर मतलब जो स्कूल टीचर होता है। तो क्या लिखा है, टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी मतलब वो टीचर होता है जो क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाता है, और पीजीटी क्या होता है जो 11-12 को पढ़ाता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ये टीजीटी पीजीटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन हु मेजरली वर्क इन स्कूल्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स हु वर्क इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इससे क्वेश्चन आया था मुझे, आप बताया तो आपको, जैसे कॉलेज में कोई भी टीचर आप प्रोफेसर बनना है, ठीक है, आपको तो सबसे पहले ज्वाइनिंग किसको होता है आपका, ये क्वेश्चन आया था इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। सीक्वेंस में अरेंज करने आ गया था कौन सा सबसे छोटा कौन सा बड़ा डिग्री है। पहला आता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर इसके बाद क्या आता है एसोसिएट, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, फिर आता है प्रोफेसर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में आता है। वैसे अगर मैं स्कूल लेवल पे, ये तो कॉलेज लेवल पे बात हो रहा है, ठीक है, जब ज्वाइनिंग होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर मैं एसोसिएट बनता हूँ, फिर एसोसिएट के बाद प्रोफेसर का डिग्री मिलता है। फिर क्या बोला है बताऊंगा, ठीक है, राघव उस पर बात करूंगा। और जैसे मान लीजिए स्कूल पे होता है तो पहला होता है पीआरटी होता है, ठीक है, प्राइमरी विंग टीचर, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों का होता है। फिर होता है आपका इसके बाद आता है टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, फिर होता है आपका
पीजीटी। तो आपको स्कूल लेवल पे जॉब करना है तो ये 3 रैंकिंग होती है आपकी, जिस पे आपका सैलरी निर्धारित होता है, धीरे-धीरे प्रमोशन होता है आपका। मतलब आप ऐसे डायरेक्ट रैंक पे भी जा सकते हो, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी। अगर मान लो मुझे पीआरटी में जाना है तो मेरे को इसमें बेसिकली 12th के बाद होता है, ठीक है? 12th के बाद, और टीजीटी में जाना है तो जान लो, मान लो फिजिकल एजुकेशन में मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, मतलब बीपीएड करना पड़ेगा। तो आप स्कूल में जो भी जॉब्स आती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक मैं बता तो रहा हूँ नॉलेज के ऊपर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और पीजीटी पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल में बनना है तो अब मुझे चाहिए बीपीएड भी चाहिए और एमपीएड भी चाहिए। अब आते हैं कॉलेज के लेवल पे, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन ज्वाइनिंग होगा तो यहाँ से होगा, आप सीधा प्रोफेसर नहीं जाएंगे, ठीक है? पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर 10 साल काम करना पड़ेगा, फिर आप एसोसिएट बनेंगे, फिर प्रोफेसर बनेंगे। अब क्या हो गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन लीजिए, ठीक है? अब कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? बीपीएड चाहिए, प्लस एमपीएड चाहिए, प्लस पीएचडी चाहिए। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये 3 चीज़ चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है? आप बीपीएड चाहिए, एमपीएड चाहिए, पीएचडी चाहिए, अगर आपको कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो। फिर आपको जॉइनिंग होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, 10 साल काम करेंगे, फिर 5 साल और एसोसिएट प्रोफेसर, फिर आपको जाके प्रमोशन होता है, प्रोफेसर बनते हैं, फिर वीसी तक जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपका कॉलेज का सीक्वेंस था, इससे क्वेश्चन आया था, अरेंज इस करियर को सीक्वेंस में, कौन सा सबसे छोटा लेवल होता है, कौन सा बड़ा लेवल होता है, ठीक है? तो ये था आपका टीचर लेक्चरर वाले के बारे में। अब मूव ऑन करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप बात करते हैं, अगर आपको स्पोर्ट्स कोच में परस्यू करना है एज अ करियर तो आप कैसे परस्यू कर सकते हैं। तो अ टाइप ऑफ जॉब दैट फोकसेस ऑन हेल्पिंग अदर्स स्ट्रेंथन देयर स्किल। ये मतलब कोचिंग ऐसा जॉब होता है जिसमें हम दूसरों को मदद करते हैं कि वो अपने स्किल को और अच्छा कर सके, मजबूत कर सके। होता है ना कि आपको कोच ट्रेनिंग देता है, तो अ कोच प्रोवाइड्स गाइडेंस टू इम्प्रूव और डेवलप अ न्यू प्रोफेशनल और पर्सनल कैपेबिलिटी। आपको और कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाने में मदद करेगा। दे मे वर्क विद सेवरल क्लाइंट्स, अलग अलग क्लाइंट्स पे काम कर सकता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन पे, कोई टीम पे, कोई क्लब पे काम कर रहा है, या फिर वन टू वन ट्रेनिंग देता है। तो कोचिंग इज समथिंग विच रिक्वायर्स पेशेंस टू बिल्ड अ गुड करियर। कोचिंग के लिए बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, आपको पहले बहुत घुसना पड़ता है, मतलब बेसिक लेवल पे टीमों को धीरे-धीरे इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे इंडिया टीम मिल जाएगी सीधा, ऐसा नहीं होता, छोटे लेवल पे चालू करना पड़ता है। पर टीचिंग में क्या होता है, मैं सीधे उस लेवल पे जा सकता हूँ, पर कोचिंग में ये थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, मुझे छोटे से लेवल से काम करना पड़ता है, अगर बड़े लेवल पे पहुँचना है तो। तो अगर किसी को कोच बनना है तो उसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, फिर प्लस लिखा है यहाँ पे पीजीटीएससी। ये क्या होता है? ये होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। ये एक साल का कोर्स होता है, ठीक है? पीजीडीएससी। ये आपका भारत में 2 जगह से होता है, बहुत जगह से होता है वैसे तो आजकल। पहला आपका एलएनआईपी से भी होता है, ठीक है? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, जो आपका एशिया में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, जहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ आपका। फिर आपका दूसरा जो सेंटर है जहाँ पे ये फेमस है कोर्स, वो है आपका NSNIS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये आपका कहाँ पे? पटियाला में है, पंजाब में, ठीक है? ये बहुत ज्यादा फेमस है वैसे, कोचिंग के लिए फेमस है। और ये जो एलएनआईपी ग्वालियर, ये आपका बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन एमपीएड एमपीएड के लिए फेमस है। तो एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फेम फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज नोन एज मेका ऑफ, मतलब जो होता है मक्का मदीना टाइप, तो मेका ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसको बोलते हैं? तो वहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? NSNIS पटियाला होगा, ठीक है? सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। मेका ऑफ फिजिकल एजुकेशन में NSNIS पटियाला को बोला जाता है। तो ये था आपका जो जो इंपॉर्टेंट है, मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है? पटियाला पंजाब में है, ठीक है? अब आप कैसे अपना जिम इंस्ट्रक्टर के फॉलो कर सकते हैं अपना करियर को, फिटनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज करके, इतने सारे होते हैं। फिर आपका आ गया स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स। स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स कैसा रहता है? थोड़ा सा चैलेंजिंग करियर है। मान लीजिए क्या लिखा है, देख लेते हैं इसमें। द स्मूथ कंडक्ट ऑफ अ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और कंपटीशन डिपेंड ऑन गुड ऑफिसर्स। होते हैं कि अंपायर्स होते हैं, अंपायर से कभी कोई प्लेयर खुश रहता है, नहीं रहता है कभी, ये बोलता है मेरे अगेंस्ट बजा रहा था, सामने वाली टीम बोलेगी मेरे अगेंस्ट बजा रहा था। तो एक टूर्नामेंट अगर हमें स्मूथ कराना है तो हमारे पास एक अच्छे लेवल के ऑफिशियल्स होने चाहिए। एज इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अबाउट दैट परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर्स रिमेन्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अभी मैं खिलाड़ी हूँ मान लीजिए, तो एक कम समय तक खेल सकता हूँ, ठीक है? होता है कि एक लिमिट होता है एथलीट्स का। जनरली इट इज अ करियर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स। तो हम बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज एक खिलाड़ी का जो स्पैन रहता है लाइफ टाइम, उसके पीक परफॉर्मेंस का 10 साल तक रहता है। आफ्टर दैट स्पोर्ट्स पर्सन में परस्यू द करियर ऑफिशियल्स। फिर हम ऐसा ऑफिशियल्स परस्यू कर सकते हैं बिकॉज दे नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द गेम, क्योंकि हमें पता है गेम में क्या क्या सिचुएशंस होती हैं।
सच टाइप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल एज पार्ट टाइम ऑफिसर्स और फुल टाइम ऑफिसर्स। तो ऐसे जॉब्स भी अवेलेबल हैं, पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम। तो देयर आर वेरियस ऑफिशियल्स इन अ टूर्नामेंट, सच एज रेफरी होता है, अंपायर होता है, टाइम कीपर, जजेस, स्कोरिंग जज, टाइमिंग जज, अलग अलग हर गेम्स के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है। अब अगर आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी चाहिए कि आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स ऑफिशियल बनना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको अपने गेम में तो रहना ही पड़ेगा, सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आपके पास होना चाहिए सर्टिफाइड फ्रॉम स्पोर्ट्स एसोसिएशन और वेरियस स्टेजेस। इसके भी लेवल्स होते हैं, ठीक है। मतलब आपको ये लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना तो आपको ये लेवल होना चाहिए, स्टेट लेवल पे जाना तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए इसका भी, फिर नेशनल लेवल पे जाना तो आपका ये क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसके भी मतलब अलग अलग फेडरेशन के एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं। मैंने भी इसका कोर्स किया हुआ फील्ड हॉकी का, इंटरनेशनल अंपायर हो, ठीक है, मैं भी फील्ड हॉकी का। तो इसमें कैसे करना पड़ता है, आपको एक लेवल पार करेंगे पहले, जोनल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर एफ लेवल आता है, ठीक है। मतलब अपने अपने गेम वाइज होता है, जैसे एफ मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। तो आप एक एग्जाम निकालेंगे, फिर दूसरा होगा, दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा होगा, तीसरा निकालेंगे, फिर चौथा होगा। मतलब उसमें आपके लेवल्स बढ़ते रहते हैं जैसा जैसा आप करते रहेंगे। तो एज आप अगर प्लेयर तो हम ज्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर एज ऑफिशियल हम पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम अपने फेडरेशन के जो बॉडीज हैं, जैसे हॉकी इंडिया हॉकी का हो गया, क्रिकेट का बीसीसीआई हो गया, वहाँ वहाँ पे हम काम कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम जॉब। फिर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इवेंट कोऑर्डिनेटर। जैसे आपने देखा है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्सेज होती है इतनी सारी, भारत में इतनी सारी, ठीक है। तो कितने सारे कोर्सेज हैं भारत में, एक मिनट। तो क्या बोला, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर्स आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स फॉर मल्टीपल स्पोर्ट्स टीम्स दैट मेक अप एन एथलेटिक प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए आईपीएल हो रहा है, तो आईपीएल ऐसा नहीं कि प्लेयर्स हो रहे हैं, तो उनके ऑर्गेनाइज कराने के लिए बहुत हमारी एक टीम बनती है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। तो ये भी काफी इमर्जिंग करियर है, काफी मतलब काफी अच्छा पैसा है इस फील्ड में भी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप परस्यू कर सकते हैं। कोई सारे अरेंज करे कब मैच होगा, कब टीमें आएंगी एंट्री करने के लिए, कैसे उनकी बस कब आ रही है, सारी चीजों को मैनेज करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर बात करते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड कोऑर्डिनेटर्स का, ठीक है। तो जनरली टू गेन अ जॉब इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म यू नीड अ डिग्री इन रिलेटेड फील्ड सच एज जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स राइटर फॉर प्रिंट मीडिया, स्पोर्ट्स एडिटर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स ब्लॉगर, स्पोर्ट्स सोशल मीडिया मैनेजर एंड स्पोर्ट्स वीडियोग्राफर। तो ये सब आपके करियर हम फॉलो कर सकते हैं जर्नलिज्म के फील्ड में। Rago, if you want to work in a private school as a PGT, then what is the criteria? The criteria is you must possess a bachelor degree in physical education plus master degree in physical education. That is the only criteria. आप लोग बता सकते हैं, फेमस है एंकर, ये क्रिकेट में देखा होगा आपने, तो आप फॉलो कर सकते हैं अपना ब्रॉडकास्टर, ठीक है। काफी सारे इसके जर्नलिस्ट में भी आप फॉलो कर सकते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के इमर्जिंग करियर में। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। मतलब इतने सारे होता है कि आपने देखा होगा वीआर सिस्टम जैसे फीफा में चलता है फुटबॉल में, ठीक है, ऑफसाइड देखने के लिए। मान लीजिए इतने सारे इमर्जिंग एप्स आ रहे हैं, ड्रीम 11 आ रहा है, कोई मान लीजिए स्कोरबोर्ड डिस्प्ले करना है, टीम में ग्राफिक्स डिजाइनिंग करना है, तो इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें स्पोर्ट्स के भी चाहिए रहते हैं। तो जिनको स्पोर्ट्स का नॉलेज रहेगा वो और अच्छे से कर सकते हैं इसमें काम। ये बुमराह की वाइफ नहीं है, स्टुअर्ट बिनी की वाइफ है, मेहनती लंगर, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। मतलब इतने सारे अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है कि मान लीजिए होता है कि एथलीट्स का अलग अलग शूज आता है। अब एथलीट्स का अलग अलग शूज आता है, अब उसको मैन्युफैक्चर कौन करेगा, उसको आइडिया है कि इस गेम में कैसे रिक्वायर्ड है। हर गेम में होता है ना, हर गेम का अलग अलग शूज आता है, क्यों आता है, हमें इतना टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है मार्केटिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का। अब कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो उसमें कैसे इक्विपमेंट होने चाहिए, कैसे डिजाइन करेंगे कि उसको और पावर मिले, कैसे डिजाइन करना है, तो ये सब में भी कौन मैन्युफैक्चर करेगा। तो ये सब में भी आपके करियर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। स्पोर्ट्स मार्केटिंग होता है, कैसे स्पॉन्सरशिप लेना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। ये पैराग्राफ में ज्यादा नॉलेज चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने ऐड किया हुआ आपकी नॉलेज के लिए, जहां जहां इंपॉर्टेंट था मैंने बताते चल रहा हूँ कहानी के। हाँ, उत्तम, ठीक है। अब बात करते हैं, अब तक हमने बात कर लिया फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या आपका करियर है जो आप परस्यू कर सकते हैं। वो तो पहले ही स्लाइड में सारा कुछ क्लियर था, सम अप था, ठीक है। ये वो तो मैंने डिटेल में बताया आपको एक एक स्लाइड में, और थोड़ा थोड़ा एलिजिबिलिटी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता रहना चाहिए। अब हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज इन योगा इन इंडिया, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंडिया में अगर आपको योगा के फील्ड में जाना है। तो करियर इन योगा ऑफर डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज, मतलब बहुत ही
खुला हुआ डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज आपको ऑफर करेगा, इंक्लूडिंग टीचिंग योगा क्लासेस मान लो ले सकते हो आप, वर्किंग एज अ योगा थेरेपिस्ट आप वर्क कर सकते हो, और इवन ओपनिंग है योगा स्टूडियो या फिर कोई योगा स्टूडियो ओपन कर सकते हो। यू कुड ऑल्सो एक्सप्लोर रोल्स लाइक योगा रिट्रीट लीडर। रिट्रीट लीडर मतलब जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, तो मुझे अपने जितने एम्प्लॉयज हैं उनको ले जाना है कोई वेकेशन टाइप रिट्रीट प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पे भी योगा एक्सपर्ट्स किया तो ले जाया जा सकता है। कॉर्पोरेट योगा इंस्ट्रक्टर और योगा रिसर्चर, ठीक है, योगा इंस्ट्रक्टर पे जा सकते हैं या फिर योगा के फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। एडिशनली यू कैन फाइंड वर्क इन हेल्थ क्लब्स, रिजॉर्ट, स्कूल्स एंड वेरियस वेलनेस सेंटर्स, मतलब काफी बड़ा स्कोप है योगा का भी देखेंगे तो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। फर्स्ट थिंग विच यू कैन फॉलो एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, आपको क्लासेस अपने जो ओपन कर सकते हो, जिम्स में योगा की ट्रेनिंग दे सकते हो, ठीक है, कोई स्कूल में योगा ट्रेनिंग दे सकते हो। छोटो उधर होगा शूज, नॉन मार्किंग शूज ना उधर। तो योगा एज अ योगा इंस्ट्रक्टर फॉलो कर सकते हैं। फिर क्या बोला है, शूज शूज ले जाओ बस, ठीक है। फिर क्या बोला, योगा थेरेपिस्ट, तो योगा एज अ थेरेपिस्ट आपने देखा होगा इतने सारे मसाज सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे वन ऑन वन क्लाइंट से आप एड्रेस करके काफी सारे सोनाबाद इतने सारे आप इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, योगा स्टूडियो ओनर या फिर मैनेजर, अपने कोई मैंने कंपनी खोल लिया, अपनी क्लासेस खोल ली, वेलनेस सेंटर खोल लिया, इसमें आप जा सकते हैं। योगा रिट्रीट लीडर, जैसे मेरे कंपनी है, उनको मुझे मेडिटेशन कराना है ताकि उनको कंपनी में बड़े बड़े कंपनीज में हायर करते हैं योगा, तो ये आए आपको सिखाए मेडिटेशन करवाए, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो, होलिस्टिक आपका वेलनेस हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव हो। कॉर्पोरेट योगा इंस्ट्रक्टर, ये भी वही बोला है आपका, जैसे जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है योगा इंस्ट्रक्टर को हायर कर दिया अपने एम्प्लॉयज के लिए, कि उनको इतना काम करते करते स्ट्रेस आ जाता है, तो उनको माइंडफुलनेस सेशंस कुछ कराया जाए ताकि एम्प्लॉयज का वेलबींग को प्रमोट किया जाए। रिसर्च ऑफिसर में जा सकते हैं, अपने योगा में कुछ प्रमोशन करे। आयुर्वेदिक के फील्ड में जा सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, योगा टेक्निक से देकर कुछ कैसे किसी को कुछ इम्प्रूव करना है उनको साइकोलॉजी को। सो दिस आर जॉब अपॉर्चुनिटीज, और हैं थोड़े आपके। फिर बोला योगा एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर, आपने देखा हो काफी सारे जिम्स में नया चला है जुम्बा क्लासेस, एरोबिक क्लासेस, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जैसे योगा को कोई फेस्टिवल करा दिया। वेलनेस कोच, ठीक है, जिसको कुछ डाइट प्लान से कुछ काम करना है क्लाइंट्स के साथ, उसको कैसे ओवरऑल हेल्प अचीव करना है, मॉर्निंग सेशंस। या फिर आप योगा के राइटर ब्लॉगर बन सकते हैं, कुछ कुछ सोशल मीडिया पे काम करके, और या फिर कोई योगा के प्रोडक्ट भी डेवलपर पे काम कर सकते हैं। तो ये था आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज योगा के फील्ड में। अब आपका बच गया लास्ट टॉपिक, वो है आपका कोर्सेज ऑफर्ड इन फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या कोर्सेज होती हैं, और स्पोर्ट्स एंड योगा इन इंडिया के फील्ड में क्या क्या कोर्सेज भारत में कराई जाती हैं, ठीक है। आते हैं इस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्सेज ऑफर्ड इन फिजिकल एजुकेशन। तो पहला सबसे ऊपर से बात करेंगे, रिसर्चर मतलब पीएचडी स्कॉलर, ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी होता है इसका फॉर्मूला, ये फुल फॉर्म एब्रिविएशन पीएचडी। तो ये डिग्री आप पीएचडी कर लेंगे डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, ठीक है। फिर आपको क्या बोला है, मास्टर डिग्री पे क्या आ जाएगा, एमपीएड होता है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर आपका कुछ कुछ और कॉलेज में एमपीएस भी चालू हो गया है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स। फिर आता है आपका बैचलर डिग्री पे ग्रेजुएशन में, तो आता है आपका बीपीएस, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जो आपका कहाँ पे होता है भारत में, आईजीआई पीई डबल एस में कराया जाता है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज, विकासपुरी न्यू दिल्ली में जो है। फिर आपका बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो बीपीएड करने के लिए ना बेसिकली होता क्या है कि मुझे 3 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ता है और 2 साल का बीपीएड करना पड़ता है, तो मतलब ये बीपीएड करने में, ग्रेजुएशन करने में आपको लग जाते हैं 5 साल। अब भारत में जो आपका एलएनआईपी है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके 2 सेंटर हैं ग्वालियर गुवाहाटी में, और एक कॉलेज है आपका LNCPE, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि त्रिवेंद्रम में है, ठीक है, साउथ में। तो ये 2 कॉलेज हैं जो आपके 12th की बात कराते हैं डायरेक्टली, कितने का, 4 years का कराते हैं। बाकी अगर आप पूरे इंडिया से कहीं से करेंगे तो आपको बीपीएड करने में कितने साल लगेंगे, 5 साल लग जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा प्रायोरिटी मिलता है कॉलेज को, नाम है क्योंकि। और फिर आपका बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में होते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में होते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और मास मीडिया टेक्नोलॉजी में होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में होते हैं, फिटनेस मैनेजमेंट में होते हैं, और कोच बनने के लिए चाहिए होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग पीजीडीएससी। ये भी आपके डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर आते हैं।
अब बात करते हैं योगा कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। फिजिकल एजुकेशन के कौन-कौन से इंस्टीट्यूट हैं फेमस जो भारत में है, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने स्लाइड्स में तो ऐड नहीं किया हूँ ये चीज़। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहला कॉलेज है LNIPE, ठीक है? इसका एब्रिविएशन क्या है? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके 2 सेंटर हैं, एक है आपका ग्वालियर में, दूसरा है आपका गुवाहाटी। सही है स्पेलिंग, ठीक है? तो ये आपका कब बना था? 17 अगस्त 1957 में। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हुई थी 1947 में, तो उनके 100 साल बाद उनके स्मृति में बनाया गया था इस कॉलेज को, LNIP को, ठीक है? दूसरा आपका ये कहाँ पे LNIP? ग्वालियर गुवाहाटी में है। फिर आपका मैंने बताया था NSNIS जो कहाँ पे है? पटियाला, PATIALA, पटियाला पंजाब, ठीक है? ये कब आया था कॉलेज? 1961 में आया था, ठीक है? जो आपका कोचिंग के लिए बहुत फेमस है ये कॉलेज। फिर आपका आ गया IGITESS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, न्यू दिल्ली में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डेट 1995 में आया था, पर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका बच गया, आ गया NSU, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? आपका इम्फाल मणिपुर में है। ये आपका कब आया था? 2018 में आया था, ठीक है? और कौन सी यूनिवर्सिटी बच गया आपके फेमस? फिर आ गया आपका LNCPE, त्रिवेंद्रम, ठीक है? साउथ तरफ है। तो ये सब फेमस इंस्टीट्यूट है जो आपको पता रहना चाहिए फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। अब बात करते हैं योगा कोर्सेज के बारे में बात करते हैं जो भारत में कराए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से बात करें, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी और योगिक साइंसेज BNYS, या फिर BN योगा, या फिर BSc योगा कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो MA इन योगा कर सकते हैं, LNIP से भी होता है आपका, और MSc इन योगा या फिर डिप्लोमा इन योगा कर सकते हैं। डॉक्टरल प्रोग्राम्स की बात करें तो PhD इन योगा कर सकते हैं। सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज बात करें तो काफी सारे इसके अलग अलग कोर्सेज होते हैं, ठीक है? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है योगा का। योगा एजुकेशन का कोर्सेज कर सकते हैं, योगा थेरेपी का कोर्सेज कर सकते हैं। ऐसे कॉलेजेस क्या-क्या है? सारम यूनिवर्सिटी चेन्नई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, निम्स यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, SGT यूनिवर्सिटी। फिर आपके योगा इंस्टीट्यूट्स हैं बेंगलोर में काफी, विश्वपूर्णा योगा सेंटर, प्रदीपिका इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड थेरेपी और विवेकानंद स्कूल ऑफ योगा। तो ये सब इंस्टीट्यूट्स है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है योगा के, कम इंपॉर्टेंट है। हाँ, RRU भी है, सॉरी, हाँ, BHU भी छूट गया मेरे से, ठीक है? तो यहाँ पे बता रहा था मैं, ये सब तो फेमस है। और एक कॉलेज आपका BHU, ठीक है? बनारस यूनिवर्सिटी जो आपका वाराणसी में है। BHU में एक्चुअली 2 साल का बीपीड होता है, ठीक है? इसलिए इसको काफी पॉपुलर है ऐसे वैसे, पर अच्छा कॉलेज है। तो ये था आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारा ये पूरा पर्टिकुलर यूनिट खत्म कंप्लीट हो गया। अभी एक ही क्लास में छोटा सा यूनिट था, मैंने बोला था छोटे-छोटे यूनिट्स हैं, बस इसके आपको नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए। और कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको जब टेस्ट मिलेगा खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा। आपको कुछ भी टॉपिक में डाउट्स हैं तो आप बता दीजिए, मैं आपको पिकअप करके सॉल्व कर दूंगा अभी क्लास खत्म करने से पहले। ठीक है, तो ये यूनिट 6 में पढ़ा पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड करियर ऑप्शंस, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में पढ़ा, स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में पढ़ा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। फिर हमने पढ़ा करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा इन इंडिया। इसके बाद हमने पढ़ा कोर्सेज ऑफर्ड इन फिजिकल एजुकेशन, और इसके इंस्टीट्यूट्स भी देखे कौन कौन से फेमस है, और योगा के कोर्सेज और उसके इंस्टीट्यूट्स। एमसीक्यूज आपको अभी मैं बनाया नहीं हूँ, एमसीक्यूज आपको मैं कल करा दूंगा, कल की क्लास में पूरे यूनिट। ठीक है, आज पढ़ाना था, इस यूनिट को कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसे एमसीक्यूज हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। है यूनिट छोटा सा, पर इसमें डाटा कलेक्ट करके अरेंज करने में टाइम लगता है बनाने में। ठीक है, नोट्स एमसीक्यूज कल करा दूंगा। ठीक है आपको।